जीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्री अजय भाई पटेल जी, श्री पाठक पटवारी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट जीसीसीआई, श्री मेहर पटेल जी वाइस प्रेसिडेंट जीसीसीआई, श्री अपूर्व शाह जी, श्री प्रशांत पटेल जी, श्री गौरंग भगत जी, साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और ये सब्जेक्ट दिया है कि मैं आपको संबोधित करूं, इंटरनेशनल पॉलिसी कैटलिस्ट टू विकसित भारत, जिसका मतलब है कि आप लोगों जानना चाहते हैं कि विकसित भारत की यात्रा में विदेश नीति का क्या योगदान हो सकता है। अब मुझे लगा कि ये बहुत गुजरात में खासकर ये बहुत स्वाभाविक है ये सब्जेक्ट, क्योंकि एक तो गुजरात भारत में बहुत ग्लोबलाइज स्टेट है और ये स्टेट को आज पूरी देश और पूरी दुनिया मानती है कि ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। तो जब हम विकसित भारत की बात करें तो इसमें गुजरात का योगदान एक किस्म से बहुत स्पेशल होगा। अब दुनिया में जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ग्लोबलाइज स्टेट है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं होगी, कोई देश नहीं होगी जहाँ गुजराती नहीं रहते। तो गुजरातियों के टैलेंट से दुनिया जरूर परिचित है और पिछले सालों से गुजराती क्षमता से भी, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ और मीडियम इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादातर बिजनेस वर्ल्ड में आप लोगों का इतना गहरा छाप है कि पूरी दुनिया जब भारत के बारे में जब बात करती है तो इसमें ज़्यादातर कहीं ना कहीं गुजराती पहुंच जाते हैं। और पिछले 10 साल में जब भारत की लीडरशिप की बात करेंगे तब भी वहीं गुजरात में आ जाते हैं। तो गुजरात के हैं? हाँ, मैं भी हूँ। पर ये है कि जब इस ग्लोबलाइज दुनिया में हमारे संबंध जो हैं दुनिया के साथ इतने घनिष्ठ हो चुके हैं और ये तो बढ़ती जाएगी, इसके बहुत कारण हैं, उस पर भी मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। और अभी जो है जब भी किसी देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें 5 फैक्टर्स हैं। एक प्रोडक्शन, एक कंजम्पशन, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा लॉजिस्टिक्स माने कनेक्टिविटी और 5वां आजकल डेमोग्राफी, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जहां आबादी घट रही है, लोगों की कमी है, टैलेंट की कमी है। तो जहां जिस देश में टैलेंट है और ट्रेंड टैलेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जब हम विकसित भारत के बारे में सोचते हैं हमें ये 5 पहलुओं को साथ साथ आगे ले जाना है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी माने डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो और ये जो है ये प्रकट करेगा इकोनॉमी में, एक तो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। और इन सब में अगर हम देखें तो पिछले सालों में कहीं ना कहीं गुजरात ने अपना मार्क इसमें बनाया है। तो आज जब हम कहते हैं कि विदेश नीति का क्या योगदान हो सकता है, इंटरनेशनल पॉलिसी आपके काम कहाँ आ सकता है, तो आप थोड़ा दुनिया के बारे में सोचिएगा कि दुनिया जो है एक किस्म से हेल्प भी हो सकता है, मदद हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, पर दुनिया कहीं ऑब्स्टिकल भी हो सकता है, चुनौती हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो दुनिया में कैपिटल है, दुनिया में टेक्नोलॉजी है, दुनिया में बहुत कुछ सीखने को है बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत।
पर दुनिया में कभी कभी युद्ध भी होती है, कहीं कुछ तनाव होता है, कुछ दबाव आता है, कुछ डिसरप्शन होती है। तो इसको विदेश नीति का मकसद जो है कि चुनौतियों को कैसे मैनेज करें और अपॉर्चुनिटी का कैसे पूरा लाभ उठाएं। ये एक किस्म से मैं कहूँगा सिंपल व्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। और ये एक बार आप इकोनॉमी और डेवलपमेंट और जो उद्योग की दुनिया जो है उसमें अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट है। अब इसमें अगर मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं और बहुत मैंने जो अभी पिछले साल जो घटनाएं जो हुई हैं, एक चुनौती जैसे आई कि यूक्रेन में युद्ध हुआ और हम तो शुरू से शांति के पक्ष में थे, पर इस युद्ध के कारण इसका प्रभाव जो है अलग अलग स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे आप अजय भाई, पर अगर आप कहें देखें कि तेल की कीमत, हम पे बहुत दबाव था कि हम रूस से तेल न लें, और अगर हम नहीं लेते रूस से तो तेल का मार्केट जो है वो घट जाता, सब लोग जो हैं खाड़ी की तरफ जाते, वहाँ सप्लाई लिमिटेड थे, और जो पहले देश जो रूस से लेते थे उन्होंने अब खाड़ी से लेना शुरू कर दिया। तो हम लोग देखते कि हमारे जो ऑयल की जो इंपोर्ट बिल जो है वो तुरंत बढ़ जाती। आपके यहाँ पेट्रोल पंप की कीमत, पेट्रोल की कीमत भी उसी प्रोपोर्शन में उसकी वृद्धि होती। तो ये एक समस्या थी जहाँ इसका समाधान जो है विदेश नीति के थ्रू हमें करना पड़ा, कि हमें ये स्टैंड लेना पड़ा, और वो भी पब्लिक में स्टैंड लेना पड़ा कि देखिए हम लोग जो हैं, हमारा निर्णय जो है भारत के कंज्यूमर के इंटरेस्ट, भारत देश का इंटरेस्ट, राष्ट्र इंटरेस्ट जो है उसको मन में रखते हुए, क्योंकि हम जो हैं अभी भी पर कैपिटा में अगर देखें तो हम $3,000 से कम है पर कैपिटा, और जो हमें जो ज्ञान दे रहे थे वो ऐसे देश थे जो 40, 50, 60 हज़ार पर कैपिटा इनकम वाले देश थे, और उन्होंने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट किया। ये नहीं था कि वो तुरंत काट दिया, उन्होंने अपना मैनेज किया और फिर हमें कहा कि आप नहीं लीजिए इसमें। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जैसे जहाँ ऐसे दबाव का सिचुएशन आ सकता है, जहाँ फॉरेन पॉलिसी जो है हमारे आर्थिक हितों के कारण एक स्टैंड लेगा और राष्ट्र हित को आगे बढ़ाएगा। अब मैं आपको पॉजिटिव एक उदाहरण देता हूँ। आप जानते हैं कि पिछले जून हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे, बहुत सक्सेसफुल विजिट हुआ, स्टेट विजिट हुआ, और उसमें बहुत सारे उसके परिणाम बहुत सारे निकले। उनमें से 2 बहुत मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट आउटकम्स जो थे, एक था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा टाइटली हेल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी, कि अभी भी जो दुनिया में जेट इंजन के जो कंपनियां जो बनाती हैं आप उसको एक हाथ में गिन सकते हैं, और नॉर्मली देश जो हैं दूसरों के साथ ये शेयर नहीं करते। अब उस विजिट में हमारी एक बहुत बड़ी सफलता थी कि 40 साल के बाद, क्योंकि ये बातचीत चल रही थी, सालों से चल रही, दशकों से चल रही थी, कि यूएस ने फाइनली माना कि जो G414 इंजन जो है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा, और ये इंजन जो है ये भारत में बनना शुरू होगा। और ये भी एक किस्म से सफलता तो टेक्नोलॉजी की डोमेन में है, पर अगर आप देखें ये हुआ क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ने हमारे रिश्तों को इतना घनिष्ठ बना दिया, इतना ट्रस्ट था, इतनी नज़दीकी थी कि उन्होंने कहा कि चलिए ये टेक्नोलॉजी अगर भारत को दे सकते हैं तो अमेरिका इसमें आश्वस्त होगा कि भारत जो है इसका उपयोग कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं करेगा। ऐसा ही आजकल दुनिया में अगर एक हॉट टॉपिक है
ये सेमीकंडक्टर्स का है, चिप्स का है। कि आज लोग कहते हैं कि दुनिया की लीडरशिप उन देशों में होंगी जहां ये चिप्स की क्षमता होगी, जो सिर्फ बड़ी मात्रा में हाई क्वालिटी में बनाते हैं। और हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट पे हम लोग जो हैं पीछे रह गए थे कि खाली एक जगह थी चंडीगढ़ में, सरकार की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी था, चिप की क्वालिटी माने क्वांटिटी भी कम थी, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो अभी जो है, क्योंकि हर चीज़ में चिप्स लगते हैं, बिना चिप्स के अब जो आपको पता है कि कोविड के बाद चिप्स की प्रोडक्शन जो है वो डिसरप्ट हो गई थी और उसका प्रभाव पड़ा ऑटो इंडस्ट्री, क्योंकि बिना चिप के आपकी गाड़ी नहीं चलती। तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री एक उस नौबत पे आ गई थी जहां गाड़ी तैयार थी पर चिप्स नहीं थी। तो ये चिप्स जो हैं आपके रेफ्रिजरेटर में लगे, आपके वॉशिंग मशीन में लगे, आपके टेलीफोन में तो है ही, पर अभी जो है अगर हम विकसित भारत की दिशा में जाना चाहते हैं तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को मास्टर करना ये तो हमारे लिए आवश्यक है। और इसमें भी हमें डिप्लोमेसी, विदेश नीति के थ्रू सफलता मिली कि जब प्रधानमंत्री गए, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन से बात की, दोनों वो कंपनियों से मिले, खुद मिले, उनके साथ बाइडेन के साथ भी मिले, और अंत में परिणाम ये निकला कि वहीं विजिट के दौरान 3 बड़े कंपनी, बहुत मशहूर कंपनी, एक माइक्रोन है, एक लैम रिसर्च है, जो माइक्रोन जो है वो फाउंड्री के अलावा बाकी चीज़ें जो होती है, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग जो है, उस क्षेत्र में बहुत मशहूर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी माना जाता है। लैम रिसर्च जो इसकी ह्यूमन ट्रेनिंग उनका स्पेशलिटी है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ट्रेनिंग करें। और एक कंपनी है अप्लाइड मटेरियल्स, जो खुद मशीन बनाते हैं इसके लिए, जो चिप बनाने वाला मशीन जो है वो अप्लाइड मटेरियल्स बनाता है। ये 3 कंपनियों ने प्रधानमंत्री के सामने वायदा किया था कि हम भारत आने के लिए तैयार हैं, और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि 1 साल के अंदर माइक्रोन की फैक्ट्री जो है आज गुजरात में लग रही है, और बाकी दो भी बन रहे, गुजरात में नहीं, अलग अलग राज्यों में। अब कभी कभी ये उदाहरण जो मैंने आपको दिए, ये माने हमें चाहिए थे, दुनिया के पास कुछ था, हम इंपोर्ट कर रहे थे। ये उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपको महामारी के समय का याद हो तो उस समय सबकी नज़र वैक्सीन पर थी। अब आप में से कुछ लोग फार्मा इंडस्ट्री के होंगे, तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि इसकी कितनी कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन है। जब हमें वैक्सीन बनाना था, हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये थी उस समय, पहले अमेरिका ने ये तय किया था कि जब तक अमेरिका के पूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती तब तक अमेरिका जो है कहीं और सप्लाई चेन में बाकी माल बेचना बंद कर देगा। तो उस समय जब हम लोग वैक्सीन प्रोडक्शन देख रहे थे और वैक्सीन जो कंपनियां, उनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी, तो मेरे साथ गुजरात के ही मेरे साथी मनसुख भाई भी थे, वो उस समय और अभी भी वो ये फार्मा इंडस्ट्री को देखते हैं। तो हम लोगों ने जो भी हमारे कंपनीज जो थे उनके साथ हमारी वीडियो पे बात हुई, और ये पता लगा हमें कि कम से कम जो हमारी डिमांड जो थी उसको एक स्प्रेडशीट में मेरे पास 400 पेज का फोल्डर बना इसमें, और फिर प्रधानमंत्री के निर्देश पे मैं ये 400 पेज का फोल्डर मैं अमेरिका ले गया, और मैंने कहा कि देखिए, अगर आप सचमुच हमारे दोस्त हैं तो ये हमारी सप्लाई चेन तो कम से कम आप खोलिए।
और यही होती है विदेश नीति, क्योंकि विदेश नीति एक किस्म से जैसे आपसी में हमारे रिश्तों में भी होता है कि किसी ने कहीं किसी का कुछ एहसान किया तो व्यक्ति हो, नेता हो, देश हो, कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह रहता है। तो ये दुनिया के साथ ये कैसे केमिस्ट्री बनता है। तो उस समय अमेरिका के लीडरशिप ने तय किया कि जब हमारे यहाँ महामारी माने हाई लेवल पे थी, बहुत इंटेंसिटी में थी, आप लोगों ने उस समय हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई भेजी, तो अब हमें इस एहसान चुकाने का मौका आया है, तो हम जो है आपके लिए और खाली आपके लिए ये सप्लाई चेन खोलने के लिए तैयार है। तो अगर वो सप्लाई चेन हमारे लिए नहीं खुलता तो हमारे यहाँ वैक्सीन का उत्पादन जो है हम लोग बहुत प्रेशर में आ जाते। और उसके बाद हमने भी वही उसका माने एक किस्म से रिवर्स फेवर की कि जब दुनिया ने हमसे पूछा कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत है, वही सप्लाई चेन अब दुनिया के काम भी आई कि हमने जो है 199 देश और 2 यूएन के एजेंसी जो है 101 कंट्रीज और एजेंसीज को हमने वैक्सीन दिया। तो अब देखिए इसमें ये फॉरेन पॉलिसी जो है, रिश्ता बनाते लोगों के बीच में एक किस्म से कनेक्शन, नेटवर्किंग, जो भी आप कहें, जो आप लोग हर रोज अपनी ज़िंदगी में करते, हम जो है देश के लिए करते। तो मैं अभी थोड़े स्पेसिफिक आपको ये विदेश नीति कहाँ काम आ सकती है, मैं इस पे कुछ आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे बिजनेस के विदेश नीति ये दुनिया में राइट पार्टनर्स को लोकेट और कनेक्ट कर सकती है। ये पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं कि प्राइवेट इक्विटी या सॉवरेन वेल्थ फंड्स या बैंक्स। जब हम जाके दुनिया में भारत इंडिया स्टोरी जो भारत दुनिया में जाकर सुनाते हैं लोगों को कि भारत में बदलावट क्या आया है, कि अभी ईजियर टू डू बिजनेस, अभी जो ब्यूरोक्रेसी की बोझ जो है वो कम हो गया है, कम रूल्स, उतना सताने की पुरानी आदत जो है वो कम हो गई है, कहीं ना कहीं उसको हम कंट्रोल में लाए हैं। या अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कितना बदल गया कि एक समय था हम दूसरे देश जाकर वहाँ माने चकित होते थे, उनको देखते थे, वापस आते थे, कहते थे भाई हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी जो है एयरपोर्ट देखें, रोड्स देखें, मेट्रो देखें, रेलवे देखें, हमारी जो शिप पोर्ट्स में टर्न अराउंड टाइम देखें कितना बदल गया, जो लॉजिस्टिक्स चेन जो है और जीएसटी का प्रभाव जो, तो एक पर ये हम जानते हैं विदेश नीति का काम है दुनिया में जाकर ये दुनिया को समझा, और अगर ये हम इसमें हम सफल रहे तो एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स दुनिया में हम कैसे ढूंढ सकते हैं। दूसरा कि हम दुनिया के मार्केट के दरवाजे कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माने सब लोग कहते हैं फ्री ट्रेड, ओपन इकोनॉमी, पर आप सब जानते हैं कहीं कुछ रेगुलेशन होता है, कहीं क्लियरेंस होता है, ब्यूरोक्रेसी खाली हमारे नहीं है, यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। कुछ लोग कुछ ना कुछ कारण होता है कि किसी न किसी तरीके से दूसरों को कैसे बाहर रखें, उसमें बहुत लोग माहिर हैं वो। अब इसको कैसे हम डील करें, और इसमें मैं कहूँगा अभी कि जो विकसित देश जो है, मैच्योर मार्केट्स जो, जहाँ डूइंग बिजनेस इज नॉट ओनली ईजियर बट सेफर, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट का पालन होता है, जहाँ रेगुलेशंस ट्रांसपेरेंट हैं, तो हमारी फोकस जो है उन मार्केट्स को, और ज़्यादातर ये मार्केट्स आप सब लोग जानते हैं, आप सब परिचय,
नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मैं कहूँगा अभी गल्फ भी उस दिशा में जा रहा है। एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स में हम जो है अपनी प्रेजेंस कैसे बढ़ाएं, और इसमें और अंत में मैं जो राजदूतावास का योगदान है वो उसके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा, पर इसमें हम आपको पूरा सपोर्ट दे सकते हैं। पर उसके अलावा कुछ हमारे लिए नए मार्केट्स जिससे हम कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक ये नया सिचुएशन, जैसे अफ्रीका। अब अफ्रीका में अभी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे एक एडवांटेज है कि वहाँ जो बिज़नेस की दुनिया में बहुत सारे गुजरात के ही लोग हैं, तो वो हमारे लिए एक किस्म से इजी नेटवर्किंग उनके साथ बन सकता है। पर वहाँ प्रॉब्लम्स भी कि अभी जो है अफ्रीका में पेमेंट्स की दिक्कत है, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालें, क्योंकि अगर डॉलर, उनके पास डॉलर है ही नहीं या कोई हार्ड करेंसी नहीं है, तो हमें कुछ रास्ता ढूंढना होगा कि ट्रेड सेटलमेंट जो है अपने करेंसी में। तो ऐसी समस्याएं आती रहेंगी कि ये मार्केट एक्सेस पूरे दुनिया में, और ख़ासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां हमें सालों से उतनी नज़दीकी नहीं है, उतनी फेमिलियरिटी, उतनी जानकारी नहीं। तो इन्वेस्टमेंट एक है, मार्केट एक्सेस दूसरा है, तीसरा जो है टेक्नोलॉजी। और मैंने आपको जेट इंजन और सेमीकंडक्टर का उदाहरण दिया था, पर अलग अलग क्षेत्रों में अब भारत में हम टेक्नोलॉजी कैसे ला सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी में भी आजकल एक चुनौती है, और ये है कि दुनिया टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत शकी हो गई, कि उनको लगता है कि उनका अनुभव कि उन्होंने पहले शेयर किया था वही टेक्नोलॉजी आज किसी और ने अपना लिया, उसको चेंज भी कर लिया, कभी कभी इम्प्रूव भी कर लिया, कभी उनके खिलाफ उसका प्रयोग भी किया। तो फॉरेन पॉलिसी क्या करता है कि लोगों को विश्वास दिलाता है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी, भारत जो है वो एक ऐसा देश है, अगर टेक्नोलॉजी पर कुछ अग्रीमेंट हो तो उस अग्रीमेंट को हम ज़रूर उसका पालन करेंगे। हमारे यहाँ लीगल सिस्टम है, और हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक इथोस कि हमारी बिजनेस जो है ज़रूर कोई टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट उसको जो भी हम मानते हैं, हम उस पर पूरा जो हमारे एक्शंस और हमारे शब्दों में कोई गैप नहीं होगा। और ये टेक्नोलॉजी आजकल, इसका महत्व ये भी है कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव बन चुकी है कि देश जो है टेक्नोलॉजी को बहुत टाइटली रखते हैं अपने पास। जैसे सेमीकंडक्टर जो है कि ये जो अभी अग्रीमेंट हुआ है ये दो कंपनियों के बीच में, पर इसका आधार जो है एक किस्म से देशों के बीच में एक ट्रस्ट भी है। तो वो ट्रस्ट अगर नहीं होता तो कंपनी जो है अपने आप ये रिस्क नहीं लेती। और ये आप देखेंगे खासकर ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे चिप्स हो, स्पेस हो, ड्रोन हो, सोलार हो, इलेक्ट्रिक बैटरी स्टोरेज हो, जो नई टेक्नोलॉजी जो है, जब तक ट्रस्ट हो, ये नई टेक्नोलॉजी कोई भी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा। अब टेक्नोलॉजी के अलावा जैसे मैंने कहा लॉजिस्टिक्स की अपना महत्व होता है, क्योंकि वो भी आप सब जानते हैं कि उसकी एक किस्म से लॉजिस्टिक्स जो है पूरा कॉस्टिंग आपका कहीं किसी और डायरेक्शन में ले जा सकता है। अब आजकल हम लोग, पूरी दुनिया अनुभव कर रही है कि एक लड़ाई के कारण लॉजिस्टिक्स में कितना इम्पैक्ट हो सकता है। और ये जो है, जो सुएज कैनाल के थ्रू जो शिपिंग लाइंस जो है, आज वो शिपिंग लाइंस जो है वो खतरे में है। और वो खतरे में है क्योंकि इस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स भी होते हैं, और सोमालिया में रहते हुए जो पायरेट्स जो हैं वो भी उनका आक्रमण होता है।
और हमने इसके खिलाफ जो हमारे साइड से जो दुनिया की अपेक्षा थी हमने उसको पूरी की है। हमारे नौसेना वहाँ आजकल 21 जहाज़ की डिप्लॉयमेंट हुई है वहाँ, तो उस पर अलग बात करेंगे। पर जब तक हम अपना लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव न करें और हमारे लिए किसी देश के लिए, किसी बड़े इकोनॉमी के लिए 1 या 2 कनेक्टिविटी कॉरिडोर से बात नहीं बनती। जैसे अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा, आप एक सप्लायर पे कभी निर्भर नहीं होते, आपको अलग अलग रास्ते चाहिए। आपको जस्ट टू बी सेफ, चलो 1 है, 2 है, 3 है, कोई और है कोई। तो अभी जो है आपने देखा होगा पिछले साल हमने ये तय किया था कि गुजरात महाराष्ट्र कोस्ट से हम समुंदर पार करके, अरेबियन सी पार करके यूएई के थ्रू, सऊदी अरेबिया के थ्रू, वहाँ से मेडिटेरेनियन, वहाँ से यूरोप, एक अलग से कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाएंगे ताकि हम पूरे सुएज कैनाल पे निर्भर न हो। क्योंकि आज जो है ये तनाव, ये राजनीतिक, ये आतंकवाद के कारण है, पर ये कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले सुएज कैनाल में एक जहाज फंस गया था और मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से 20-25 दिन लगे उनको, पर उसका कितना इम्पैक्ट दुनिया की इकोनॉमी। तो अब ये रिस्क लेना, क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है इस दिशा में जा रही है कि हम रिस्क को कैसे कम करें, तो हमें कनेक्टिविटी पार्टनर कैसे ढूंढने हैं, यहाँ भी विदेश नीति देश के काम आ सकता है। मैंने ये सऊदी अरेबिया के थ्रू उस कॉरिडोर का जिक्र किया। ऐसा ही एक कॉरिडोर ईरान, चाबहार पोर्ट और ईरान, अजरबैजान, रूस होते जा रहा है। आजकल उस कॉरिडोर का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये वाला सुएज कैनाल और रेड सी में ये समस्या है। या एक नए कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं कि समुंदर से आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण जो उत्तरी क्षेत्रों में जो पोलर आइस कैप जो है वो पिघल रहा है। तो लोग कहते हैं कि अभी कुछ ही साल में ये भी संभावना है कि समुंदर के थ्रू वो पूरे व्लादिवोस्टॉक होते रूस के उस पार यूरोप पहुंच सकते। और ये कोई फैंटेसी, ये कोई फिक्शन नहीं, ये आजकल लोग ट्रायल कर रहे हैं जहाज़ों के साथ। तो हम या हमारे पूरब की तरफ आजकल हम अभी समझ थोड़ी सी चुनौती है म्यांमार में, क्योंकि वहाँ अस्थिरता है, लड़ाई हो रही है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एक हाईवे बनाए जो हमें पूरा मणिपुर बॉर्डर से वियतनाम तक ले जाए। तो आप सोचिए अगर हम इस पे सफल रहे, भारत सेंटर में होगा, हमारे पूर्व में हम वियतनाम तक जा सकते हैं, हमारे पश्चिम में हम यूरोप तक जा सकते हैं। तो अटलांटिक से पैसिफिक उसका एक कॉरिडोर बन सकता है जो भारत के थ्रू जा सकता है। और आप भी सोचिए इसका लॉजिस्टिक्स जो है, इसकी कॉस्ट सेविंग क्या हो सकती है। तो इसमें भी है कि पार्टनरशिप्स कैसे बनाए। या हर उद्योग के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। अब हम उस लेवल तक आ चुके हैं कि आज हम दुनिया के 5वें इकोनॉमी हैं, कुछ ही साल में तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। और जब हम तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, तीसरी इकोनॉमी को अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की भी जरूरत है। तो जहाँ हम दुनिया में पार्टनर्स ढूंढते हैं, हम टेक्नोलॉजी पार्टनर जरूर ढूंढते हैं, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ढूंढते हैं, कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक्स का पार्टनर ढूंढते हैं, हमें रिसोर्स पार्टनर भी ढूंढना होगा। और वो अलग देश है, जैसे रशिया, जो एक समय था जहाँ जब हम रूस के बारे में सोचते थे तो लोग कहते थे आपका धंधा जो है वो तो मिलिट्री जो आर्म्स का धंधा है। आज जो है हम रूस से तेल लेते हैं, जरूर लेते हैं, फर्टिलाइज़र लेते हैं, हम जो है रूस से बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स भी लेते हैं, कोयला लेते हैं। तो और रूस के अलावा कुछ देश हैं बहुत जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कनाडा। अब इनमें से कुछ हैं जहाँ हमारे बिजनेसमैन जानते हैं,
कुछ हैं जो उनके लिए नए नए देश हैं कहीं, और उनका कुछ हैंड होल्डिंग करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक्टिविटीज़ अगर विदेश नीति और विदेश हमारी जो पूरी संस्था जो है बिजनेस के साथ काम करे, तो ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ कि विदेश नीति ये इस यात्रा में, विकसित भारत वाली यात्रा में बिल्कुल अपना योगदान दे सकता है। अब इसके कुछ बहुत स्पष्ट ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ हो तो वही यात्रा जो है उसकी गति कितनी बढ़ सकती है। जैसे मैंने मार्केट एक्सेस की बात की, अब वही मार्केट एक्सेस में अगर किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो मार्केट, वो दरवाजे जो हैं और चौड़े खुल जाते हैं। या मार्केट एक्सेस में कभी कभी मार्केट इंटेलिजेंस की ज़रूरत भी होती है। और मैं आप सबको कहता हूं कि आप चेंबर हो या इंडिविजुअल बिजनेस हो, आप लोग राजदूतावासों का पूरा उपयोग करिए, क्योंकि अगर किसी भी देश आप कुछ जानना चाहते हैं, वो एक किस्म से लोकल लोग हमारे हैं, पर वो रहते हैं वहाँ, भाषा बोलते हैं, उस सिस्टम में वो फिट हो जाते हैं। और अगर आप उनको काम दें, क्योंकि आज वो माहौल है, सबको ये बताया गया है कि हमें एक्सपोर्ट किसी भी हालत में, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स इज टुडे नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो प्लीज़ यूज़ एम्बेसीज, एंड मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, एम्बेसीज लाइक टू बी यूज्ड। माने उनको अच्छा लगता है, वो बोर हो रहे हैं वहाँ, तो वो चाहते हैं कि प्लीज कम। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट। फिर है ब्रांडिंग। देश की ब्रांडिंग कैसे करें, क्योंकि अगर देश की ब्रांडिंग अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को इसका बेनिफिट मिलता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो बल्कि बिजनेस में ना हो, पर ब्रांडिंग में उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। जैसे अब हम जो हैं चंद्रयान के कारण दुनिया में ये इम्प्रेशन बन गया है, हमारी छवि बन गई है कि अरे भारत जो है, देखिए वहाँ चंद्रमा गए, वो भी उस साइड, साउथ साइड, जहाँ लोग जाते नहीं। तो इसका प्रभाव जो है दुनिया के दिमाग में है, भाई ये बड़े टेक्निकल लोग हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोग हैं। या सालों से था कि हम आईटी वाले, पर आज जो है वो आईटी बैक ऑफिस, ये इम्प्रेशन बन गया है कि ये लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इनकी पूरी गवर्नमेंट जो है ये डिजिटल पे चलती है, कि इनका अनाज सप्लाई जो है, इनकी हेल्थ सिस्टम है, इनका जो सोशल प्रोग्राम जो है, किसानों को जो देते हैं, तो पूरी पब्लिक डिलीवरी जो, आप हैरान होंगे, हमारी डिजिटल डिलीवरी अब अमेरिका और यूरोप से आ गई। और जो आप सब लोग जो प्रयोग करते हैं कैशलेस पेमेंट, हम जो है महीने में 12 बिलियन, 10 से 12 बिलियन डॉलर कैशलेस पेमेंट करते हैं। पूरे साल में अमेरिका 4 बिलियन करते हैं। तो अब ये जो है, कुछ साल पहले जब ये कोविड चल रहा था, मैं उस समय उसी काम के लिए, मैंने कहा सप्लाई चेन वाला जो है, और उसके बाद एक बार मैं अमेरिका गया, उस साल नहीं, अगले साल। तो मेरा लड़का उस समय न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था, तो हम दोनों गए, एक रेस्टोरेंट गए वहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमें वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट दिखाइए, नहीं तो एंट्री के लिए कंपलसरी। तो मेरे लड़के ने हाथ डाला, बटवा निकाला, पर्ची निकाला, जैसे हम एक ज़माने में निकालते थे, वो फोल्डेड पर्ची था, पर्ची दिखाया, चलिए पास हो गए। मैंने अपना फ़ोन सामने किया, अब वो फ़ोन देखा, फिर से देखा, 2 लोगों को बुलाया, उनको दिखाया, मुझे डर था कि मेरा फ़ोन वापस नहीं आएगा। पर वो इतने हैरान थे कि इंडिया जैसे देश में आप वैक्सीनेशन करवाते, और पूछा मेरे से ऊपर, मैंने हमारी
फुल कॉन्वर्जेशन हुई और इसमें अगल बगल के लोग भी शामिल हो गए इसमें कि अच्छा ये कैसे हुआ। तो माने आप जाते हैं तो तुरंत आपको आपके फ़ोन में ये आ जाता है। तो हमारी जो ये छवि जो है कि हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए, हम डिजिटल हो गए, और मैं कहूँगा ये महामारी के कारण ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हमारी छवि है कि संकट में एक देश है जो प्रोडक्शन अपना, क्योंकि जो वैक्सीन, बहुत सारे देश वैक्सीन बना रहे थे, पर ये मैं उस समय मैं और मनसुख भाई हम लोग माने एक किस्म से वैक्सीन मैनेजर्स बन गए थे देश के। तो हम जो ट्रैक कर रहे थे कि कौन सी फैक्ट्री किस रेट पे कितनी वैक्सीन बना रही थी, तो हमारा प्रोडक्शन जो था और हमारा रिजेक्शन रेट बहुत कम था। तो ये जो रेपुटेशन है कि भारत जो है फार्मा कर सकती है और चंद्रमा तक जा सकती है, और टेलीकॉम में देखें कि वही देश जिसने 2G, 3G, 4G का इंपोर्ट किया, आज 5G का डिप्लॉयमेंट इंडियन 5G स्टैक से हो रहा है। और अगर आप 5G स्टैक देखें, पूरे दुनिया में 3 ही देश हैं, 3 ही लोग हैं जो अपना 5G टेक्नोलॉजी मास्टर कर चुके हैं। एक चाइना है, एक यूरोप है और एक इंडिया है। अमेरिका में भी 5G स्टैक नहीं। तो ये आज हमारी छवि बनी है। पर ये भी है कि कभी कभी इसको हमें माने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से ज़मीन में उतारना होता है, और यहाँ भी हम लोग आपके काम आ सकते हैं। जैसे हम जो हैं दुनिया में सॉफ्ट लोन देते हैं, एक्सिम बैंक के माध्यम से देते हैं, और इसका लक्ष्य ये है कि कोई भी चीज़ देश के बाहर, ये मेड इन इंडिया होना चाहिए। जैसे हमारे बसेस हैं, ट्रक्स हैं, सोलार हो या कुछ इंजीनियरिंग गुड्स, शुगर मिल हो, कोई प्लांट हो, तो अगर वो प्रोडक्ट इंडियन हो और बाहर उसकी डिमांड हो, तो क्या होता है कि सॉफ्ट लोन देके, ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो इसकी एंट्री उस मार्केट में हो जाती है। और पहला प्रोजेक्ट जो है या दूसरा प्रोजेक्ट ये क्रेडिट के थ्रू, ये सॉफ्ट क्रेडिट के थ्रू चलता है। एक बार वो जो कस्टमर जो है आपकी पहचान हो जाती, उसके बाद उसको भी ज़रूरत नहीं, वो आपके साथ डायरेक्टली उसके बाद बिजनेस शुरू करे। तो ये भी एक किस्म से मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट एक्सेस, इसको हम कैसे देखें। तो ओवरऑल मैं कहूँगा आज कि बहुत प्रैक्टिकल वे में विदेश नीति भारत के बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत काम आ सकती है। पर इसमें एक चीज़ और भी है कि आज बिजनेस हो या टूरिज़्म, कुछ लोग पढ़ने भी चले जाते हैं या रोजगारी के लिए जाते हैं, जो हमारी आज सीमा के बाहर, आज इंडियन कम्युनिटी जो है करीब 18 मिलियन, मान लीजिए करीब 2 करोड़ हमारे नागरिक देश के बाहर, और कुछ उसी संख्या में नहीं, करीब 15 मिलियन लोग जो है वो दूसरे देशों के नागरिक हैं, हमारे समुदाय के हैं, हमारे मूल समुदाय के हैं। अब क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो रही है, क्योंकि आप सब लोग बाहर, देश के बाहर जाते हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि जब आप देश सीमा छोड़ के बाहर जाते हैं, आपकी सुरक्षा, आपका देखभाल, ये हमारी जिम्मेदारी। और ये कहने का विषय नहीं, क्योंकि जब मोदी सरकार पहली बार आई थी उस समय मैं राजदूत था अमेरिका में, और आपको याद होगा मोदी जी ने वो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, और उनका जो वहाँ स्पीच जो था, आज भी दुनिया में लोग उसको याद करते हैं। और वो बार बार कहते थे कि ये उनका एक तो बहुत फेमस सेइंग था कि ये पासपोर्ट का रिश्ता नहीं है, ये खून का रिश्ता है। पर वो माने उन कम्युनिटीज़ के लिए थे जो हमारे नागरिक जो हैं, उनके लिए हम एक सिस्टम कैसे बनाएं कि कुछ भी
जैसे 10 साल पहले अगर आपका पासपोर्ट खो जाए ना, और कहीं ना कहीं किसी का हुआ होगा, हाँ, आप एम्बेसी जाएंगे, फिर वो कहेंगे अच्छा खो गया पासपोर्ट, नंबर है, किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा, आप 2-3 फ़ोन कॉल करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा वो आरपीओ सूरत ने इशू किया है, चलो वो हम आरपीओ से चेक करते हैं कि असली में आप वही हैं या कोई और है। ये होते होते आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा मिनिमम। आज क्या होता है, कुछ भी हो जाए, कोई भी एम्बेसी आप जाइए, वो तुरंत एक डेटाबेस देख सकता है और आपका वेरिफिकेशन कर सकता है। या कुछ लोग हैं, चलिए हम लोग उस सिचुएशन में नहीं होंगे, पर दूसरे हमारे साथी हैं, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में कुछ घायल हो जाता है, कोई केस में फंस जाता है, उसके पास लॉयर के लिए पैसे नहीं हैं, या तो ऐसे सिचुएशंस में उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करें, उनको देश में अगर वापस लाना है, कभी कभी हम प्लेन का टिकट के पैसे भी देते हैं। तो हमें जो है ये ऐसा सिस्टम कैसे बने, क्योंकि हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, और अगर हमारी आज फुटप्रिंट जो है पूरी दुनिया में है, तो हमें एक पूरी दुनिया में एक सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाना होगा। तो जब आप जो ये ऑपरेशंस देखते हैं ना, कि हम लोग यूक्रेन गए, या कोविड के समय में ये वंदे भारत मिशन चला था कि जहाँ भी कोई बाहर फंस गए थे तो हम उनको वापस कैसे लाएं, या इजराइल में हो या सूडान में, ये ऑपरेशन आजकल स्मूथली चलते हैं क्योंकि पिछले 10 साल में हमने इसके लिए सिस्टम बनाया। कि सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम है, एक किस्म से बीच में मंत्रालयों के बीच में एक कोऑपरेशन है कि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नेवी, एयरफोर्स, हम मिलजुल के कैसे रिस्पॉन्ड करें। हमारे यहाँ एक नई फोर्स है, और ये फोर्स जो है मोदी जी का गुजरात का जो भूकंप का अनुभव है उससे निकल कि एक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और ये लोग जो हैं मेरे ख्याल से आप उनको सिग्नल दीजिए 3 घंटे के अंदर वो प्लेन में बैठेंगे पूरे सामान के साथ, और वो माने घंटों में जहाँ उनको जाना है वो उनका उतना फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो आज जो है ओवरऑल हम तो चाहेंगे कि बिजनेस ही रहे, पर ये भी है कि कहीं भी हमारे नागरिक कहीं फंस जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो, तो हम हैं आपके लिए। और ये आपका जो जब आप भारत से निकलेंगे आपके लिए एक कॉन्फिडेंस का सोर्स होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने रखूं। हो सकता है कि आपका भी कुछ अनुभव हो, कुछ विचार हो, कुछ सलाह हो, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक हो, और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।